भावी ग्राम सेवक समाज को नमस्कार। आशा करते हैं आपकी तैयारी शानदार चल रही है। शानदार तैयारी चलेगी तो आपको शानदार जॉब अचीव होगी। आपका जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है फसल और फसलों से संबंधित उद्योग। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं, साथ ही साथ हम इस चीज़ को याद करने की भी कोशिश करेंगे। हो सकता है बहुत सारा डेटा आपने पहले से पढ़ रखा हो, पहले से आपको याद हो, तो रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि डेटा तब आप सही कर पाओगे एग्ज़ाम में जब आप उसको बार बार पढ़ोगे और उसी मूल में समझोगे, जैसे वो पूछा गया है, प्रश्न जिस प्रकार से पूछा गया है उसी मूल में उसको समझना। जैसे मैं अगर कहूँ कि वृद्धि दर बताओ कृषि क्षेत्र की 2024-25 की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, तो आप कहोगे कि 11.44 और एक बंदा कह रहा है कि 5.05%। अब वास्तविकता में ये दोनों ही सही है, और लेकिन ये प्रश्न के हिसाब से दोनों ही गलत हो सकते हैं। क्योंकि जो वृद्धि दर पूछी है कृषि क्षेत्र में वो हो सकता है प्रचलित दर पे पूछी हो और आप वहाँ पे 5.05% बता रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि जिस पर्पज से सवाल पूछा गया, जिस डेटा को पूछा गया, हमें वो एग्जैक्ट वही डेटा बताना पड़ेगा। और वो कब बता पाएंगे, जब हम उस डेटा को एग्जैक्टली क्लियरली अपने माइंड में सेट कर चुके होंगे और उस पूरे कॉन्सेप्ट का हमें पता रहेगा कि क्या पूछा जा रहा है, इसका क्या तात्पर्य होता है, वगैरह वगैरह। देखिए, ग्राम सेवक की जॉब बहुत ही शानदार जॉब है। अब किसी व्यक्ति की जीवन की सबसे 3 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी होती हैं? एक होती है जन्म, दूसरा मरण, तीसरा परण। नहीं, पहला जन्म होता है, दूसरा परण होता है और तीसरा मरण होता है। और इन तीनों घटनाओं की आधिकारिक पुष्टि का अधिकार ग्राम सेवक के पास में होता है। इसके अलावा आप प्रत्यक्ष रूप से वंचित, गरीब, पिछड़े लोगों की सहायता कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है सीधे आप, कोई गरीब व्यक्ति है तो आप सीधे उसको सहायता पहुंचा सकते हैं, आप ही पहुंचा सकते हैं, आपके पास ये पावर है। बाकी बड़े अधिकारी तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचा सकते, वो किसी को कहेंगे, फिर वो अल्टीमेटली वो आपके पास ही पहुंचेगा और आपको ही उनको सहायता पहुंचानी होगी। लेकिन आप तो प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़े हुए हो। ये सब बातें हो गई। अब अपन काम की बात करते हैं। तो पहला हमने जैसे बात करी कि पहला हमारा जो चैप्टर है वह है फसल और फसली उद्योग, उसको शुरू करते हैं। तो जो हमारी आर्थिक समीक्षा है 2023-24, उसका जो कृषि वाला, जो कृषि सशक्त और समृद्ध कृषि का जो चैप्टर है, ये एग्जैक्टली मैच करता है। उसके अलावा भी कुछ फैक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे जो इस आर्थिक समीक्षा वाले चैप्टर में नहीं है, वो हम अलग से पढ़ लेंगे। लेकिन ये डेटा अति महत्वपूर्ण है। अगर हम पिछली वीडियो एग्जाम की बात करें तो उसमें भी कृषि से संबंधित प्रश्न आए थे, तो और इस बार भी आने की संभावना बिल्कुल रहेगी। देखो, राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसके 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है। राजस्थान की जो जीडीपी बनती है वो 3 क्षेत्रों से बनती है। कौन कौन से? एक तो पहला तो एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री। पहला कौन सा है? एग्री, दूसरा इंडस्ट्री और तीसरा सर्विसेज। और हम कौन सा चैप्टर लेके चल रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कृषि क्षेत्र। अब जीडीपी के ये 3 पार्ट है और जीडीपी के 3 पार्ट में एक पार्ट है हमारा एग्रीकल्चर। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो आपको वो प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत का तो तात्पर्य पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, उसकी जो वर्तमान कीमतें हैं उसके आधार पर जीडीपी का निर्धारण किया जाता है। वो प्रचलित कीमतों पे जीडीपी निर्धारण होता है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर साल की, पर्टिकुलर ईयर की कीमतों को लेके जीडीपी का निर्धारण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्थिर कीमतों पे। ठीक है, वर्तमान में हम 2011-12 की जो कीमतें हैं
उसके आधार पे जीडीपी का निर्धारण करते हैं, वो स्थिर कीमतें पे जीडीपी होगी। और जो वर्तमान में जो रेट चल रही है किसी प्रोडक्ट की, जैसे मान लीजिए एक फ्रिज है या टीवी है, टीवी की अगर स्थिर कीमतों के आधार पे जीडीपी निर्धारित करनी, कीमत निर्धारित करनी है, तो हम वर्तमान जो कीमत 2011-12 की जो कीमतें वो लेंगे। और अगर प्रचलित कीमतों पे देखना है तो वर्तमान में जो कीमत चल रही है, जैसे टीवी की 11-12 में कीमत कितनी थी, मान लीजिए 10,000 रुपये थी, और वर्तमान में उसी टीवी की कीमत कितनी है, 25,000 है। तो इस टीवी का अगर मान लीजिए एक ही टीवी उत्पादित हुआ है पर्टिकुलर वर्ष में, तो उस टीवी का स्थिर कीमतों में जीडीपी में कितना योगदान देगा, ये 10,000 रुपये का देगा, जबकि प्रचलित पे कितना दे रहा है, 25,000 रुपये का दे रहा है ना। ये फ़र्क हो जाता है। तो सामान्यतः ये होता है कि महंगाई लगातार बढ़ती ही है तो प्रचलित कीमतें हैं वो स्थिर कीमतों के मुकाबले ज़्यादा ही रहेगी। इसका मतलब क्या होगा, जो भी चीज़ होगी, जो भी वस्तु होगी, सर्विसेज होगी, वो प्रचलित कीमतें पर ही ज़्यादा ही होगी। जैसे जीडीपी की आकार अगर प्रचलित कीमत पे देखें और स्थिर कीमतें पे देखें तो प्रचलित पे स्थिर के मुकाबले ज़्यादा ही जीडीपी का आकार रहेगा। ठीक है, अब इस बात को ज़्यादा पेचीदगी वाला नहीं बनाते हैं और सिंपली इसको हम जैसे जैसे फैक्ट है उसके ऊपर चलते जाते हैं। ये एक एक फैक्ट महत्वपूर्ण है, आपको माइंड में सेट करना है, किस तरीके से करना है ये आपकी समस्या है। हम कोशिश ये कर सकते हैं कि एक ही फैक्ट को 4-5 बार बोलें और किस संदर्भ में वो फैक्ट है उसको भी बोले, ताकि आपको दोनों का मैचअप करना, जैसे प्रश्न और उत्तर दोनों कनेक्ट होने चाहिए ना, ताकि वो कनेक्ट हो सके। सबसे पहले देखो, कृषि और संबद्ध क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक है, बिल्कुल प्रमुख घटक है। कैसे प्रमुख घटक कैसे है, प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में राज्य का जो जीएसवी है, ग्रोस वैल्यू एडिशन है, जीवी है, वो कितना है, उसका कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। जैसे मान लीजिए राजस्थान का जो टोटल जीवी है वो 100 है, उसमें एग्रीकल्चर का योगदान कितना है, तो 26.92% है प्रचलित कीमतों पे। यानी राजस्थान के टोटल जीवी 100 है तो कृषि और कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 26.92, यानी लगभग 27% योगदान कृषि क्षेत्र का हो गया, तो काफी बड़ा योगदान है। ठीक है, अब देखो जो अगर इसी बात को हम राष्ट्रीय स्तर पे देखें, भारत के लेवल पे देखें, अगर भारत का जीवीए 100 है तो उसमें भारत के जीवीए में भारत में कृषि का योगदान कितना है, तो ये 17.77 है। तो क्या स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान में जो कृषि क्षेत्र है टोटल जीवीए में ज्यादा योगदान रखता है बजाय भारत के। अगर ये कथन आता है कि राजस्थान की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान, राजस्थान के जीवीए में कृषि क्षेत्र का योगदान भारत की जीवीए में कृषि क्षेत्र के योगदान से अधिक है, तो ये कथन सही होगा कि गलत होगा, सही होगा ना, बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर फैक्ट नहीं भी पता तो उनको रिलेट इस तरीके से करो कि प्रश्न आए तो हम उसको बना सके। ये तो बहुत इजी, ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि कृषि क्षेत्र का योगदान जीवीए में कितना है, लगभग 27% से थोड़ा सा कम है प्रचलित कीमतों पर। और भारत में अखिल भारतीय जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 17.7% कह सकते हैं। क्लियर हो गया ये बात, आगे चलें। स्थिर और प्रचलित कीमतों पर कृषि और संबंधित क्षेत्र के जीवीए में निरंतर वृद्धि हुई है। बात किस पे कर रहे हैं, कृषि और संबंध, कृषि क्षेत्र है ना, कृषि क्षेत्र और संबंध क्षेत्र को हम एक साथ में, जैसे टोटल कृषि और संबंध क्षेत्र का मतलब है कृषि क्षेत्र में सिर्फ एग्रीकल्चर इन फसलें ही नहीं है, उसके अलावा वानिकी भी है, उसके अलावा पशु भी है, पशुपालन भी है, इसके अलावा मत्स्यन भी है। तो चाहे स्थिर कीमतों पे बात करो कृषि की योगदान को जीवीए में, या फिर प्रचलित कीमतों पे बात करो, जीवीए में निरंतर वृद्धि हुई है। हम कैसे कह सकते हैं, तो एक डेटा हमारे पास दे रखा है। अब ये स्पष्ट रूप से इस प्रकार डेटा दे रखा है ना, तब हमें क्या करना होता है, इस डेटा को ध्यान रखना होता है। 2011-12 में जो कृषि क्षेत्र में जो जीवीए था उसका आकार कितना था, 1.19 लाख करोड़ था। याद नहीं रखना, एक बात
माइंड इसको देखना है आपको। और 2024-25 का जो नवीनतम इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें कृषि क्षेत्र का जीवीए कितना है, 2.18 लाख करोड़ है, यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया 11 सालों में। शानदार वृद्धि हुई है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। और ये 11-12 के मुकाबले 2024-25 तक अगर हम चक्रवर्ती हिसाब से वृद्धि करें तो लगभग 4.76% की वृद्धि एग्रीकल्चर जीवीए में हो रही है, कृषि जीवीए में हो रही है। समझ गए? तो जो भी चीजें हमने पढ़ी है अब तक, क्या हम इसको एक बार पुनः देख लें? ठीक है। राजस्थान के टोटल जीवीए में कृषि क्षेत्र का जीवीए का योगदान कितना है? 26.52%। ये किस पे बात कर रहे हैं हम? ये प्रचलित कीमत पे बात कर रहे हैं। ठीक बात है। उसके बाद में भारत के जीवीए में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है उसके मुकाबले राजस्थान का जो जीवीए है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान अधिक है कि कम है? बिल्कुल अधिक है। तीसरी बात, 2011-12 से लगा के लगातार वर्तमान 2024-25 तक कृषि क्षेत्र के जो जीवीए है प्रचलित कीमतों पे बात करें चाहे स्थिर कीमतों पे बात करें लगातार बढ़ रहा है। ये एनुअली कितना बढ़ा है? मतलब चक्रवर्ती रेट से कितना बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 4.76%। चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए पहली साल जीवीए 100 था और ये 4% से बढ़ा तो अगली साल कितना हो गया? 104। अगली बार अगर 4% से बढ़ा है तो 104 का 4% होगा, है ना? तो ओवरऑल कितना परसेंट हो गया? 4.76% हो गया। कितना बढ़ा है? 4.76%। ठीक है। 3 फैक्ट थे, 3 फैक्ट को हमने 2 बार देख लिया है, फिर से हम देख लेंगे। लेकिन चूंकि फैक्ट ज़्यादा है, समय ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट पे जाके हम वापस रिवीजन करने के लिए पीछे आएंगे। अभी देखो, जो कृषि क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पे जो जीवीए है वो कितना है? वो 4,22,854 करोड़ है। 4.22 लाख करोड़ है कह सकते हैं। स्थिर कीमतों पे कितना है? 2.18 लाख करोड़। क्या हमें याद रखना है? नहीं। तो क्या याद रखना है? नीचे वाली बातें। पिछली साल के मुकाबले कृषि क्षेत्र के जीवीए में वृद्धि हुई है या कमी हुई है? तो ये कह रहा है कि लगातार वृद्धि हो रही है। तो इस बारे में तो हमें निश्चिंत रहना है कि कृषि क्षेत्र के जीवीए में वृद्धि ही हो रही है। लेकिन कितनी वृद्धि हो रही है? तो कितनी होने के लिए हम ये बात देखेंगे कि कृषि का जो जीवीए है, कृषि जीवीए, वो वृद्धि हो रही है, उसका परसेंट कितना है ये देखना है। तो हम 2 कैटेगरी करेंगे। एक तो प्रचलित कीमतों पे कितनी वृद्धि हुई है जीवीए में, एक स्थिर कीमतों पे कितनी वृद्धि हुई है जीवीए में। तो कृषि क्षेत्र के जीवीए में प्रचलित कीमतों पे पिछले साल के मुकाबले 11.44% की वृद्धि हुई है और स्थिर कीमतों पे कितनी वृद्धि हुई है? 5.05% की वृद्धि हुई है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? इन्फ्लेशन की यानी मुद्रास्फीति के कारण होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ कि जो जीवीए, कृषि जीवीए है, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है 2024-25 में पिछले साल के मुकाबले? तो हम कहेंगे कि भाई साहब 2 कैटेगरी में हम बांट रहे हैं। एक है प्रचलित कीमत और एक है स्थिर कीमत। प्रचलित कीमत पर जीवीए बढ़ा है 11.44% से कृषि क्षेत्र का, और कृषि क्षेत्र का जीवीए स्थिर कीमतों पे 5.05% बढ़ा है। क्लियर हो गया? 2 डेटा हमें इस सारणी से याद करने हैं और समझना है कि किस संदर्भ में हमने बात करी है। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी कृषि क्षेत्र का जीवीए है प्रचलित कीमतों पे ये कितना है? 4.22 लाख करोड़ है।
ठीक है, इसको 4.22 मतलब 4,22,854 करोड़, तो 8 आ गया तो लगभग इसको कह सकते हैं 4.23 लाख करोड़। तो कृषि क्षेत्र का जीवीए टोटल कितना है? 4.23 लाख करोड़। किस पे? प्रचलित पे। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये 4.23 लाख करोड़ तो बना, और आप कह रहे थे कि कृषि क्षेत्र में मुख्यतः 4 बातें शामिल है। कौन कौन सी? कृषि क्षेत्र किससे बनता है? जो कृषि और संबंधित क्षेत्र कहते हैं हम, कृषि व संबंध क्षेत्र। जैसे पूरी जीडीपी, जीएसडीपी किससे बनी? एक तो बनी एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्री और एक सर्विसेज। क्लियर है? अब हम कह रहे हैं कि ये एग्रीकल्चर किससे बना है, तो इसमें चीज़ों शामिल है। सबसे पहले तो है अपना फसलें, एक तो फसल क्षेत्र शामिल है, दूसरा फसल के साथ ही पशुधन शामिल है, फसल शामिल है, पशुधन शामिल है। उसके बाद में वानिकी, वानिकी शामिल है, और एक है मत्स्यन, मत्स्यन क्षेत्र शामिल है। तो ये 4 सेक्टर का जो टोटल योगदान है उसको जोड़ देंगे तो कृषि और संबंध क्षेत्र बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि टोटल कृषि क्षेत्र का जीवीए 4.23 लाख करोड़ है। क्लियर है? अब इसमें से फसल का योगदान कितना है, पशुधन का कितना है, वानिकी का कितना है और मत्स्यन का कितना है? अब देखो, आप कहोगे, आप दिमाग में सोचो कि किसका योगदान सर्वाधिक ज्यादा होगा। हमारा सारा कंसंट्रेशन किस पे होता है? फसलों पे होता है। लेकिन योगदान अगर आप देखोगे तो आश्चर्य करोगे कि ज्यादा योगदान पशुधन का है हमारे। किसका है? तो टोटल कृषि और संबंध क्षेत्र में जो ज्यादा योगदान है वो पशुधन का है, यानी टोटल 4.23 लाख करोड़ का 46.77%। 46.77% कहां से आता है? ये आता है पशुधन से, और लगभग इतना ही है फसल का, 46.17%। 46.17%। तो देखो, फसल और पशुधन के योगदान को अगर देखना है आपको कृषि क्षेत्र में, तो आप कैसे करोगे? देखो, पशुधन सबसे पहले ऊपर लिखो क्योंकि इसका योगदान ज्यादा है, ये 46, फिर फसल, ये भी 46 यानी 46। अब फसल का कितना है? 1 से 1 है, 46.17% है, और पशुधन में लास्ट में 7 तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन जो एक है इसके 2 डंडे आपको और लगाने पड़ेंगे, यानी 46.77%। एक बार फिर से देखें, हमने कहा कि टोटल जीवीए में कृषि क्षेत्र के जीवीए कितना है? 4.23 लाख करोड़ है। ठीक है, ये बात मैंने इतनी बार बोल दी कि आपको थोड़ी बहुत फेमिलियर लगने लग गई होगी, भले ही वो बिगिनर हो, पहली बार शुरू कर रहा हो पढ़ना। दूसरा, ये 4.23 लाख करोड़ बने किस किस से मिला के है? तो फसल को मिला दिया, पशुधन से जो बना है उससे मिला दिया, वानिकी से जो प्रोडक्ट हमें मिले हैं उनको मिला दिया, और मत्स्यन से जो प्रोडक्ट मिले हैं उनको मिला दिए। अब सर्वाधिक किससे मिल रहा है? तो सर्वाधिक मिल रहा है पशुधन से, यानी 4.23 लाख करोड़ का 46.77% पशुधन से आ रहा है, और 46.17% है वो फसल से आ रहा है। दोनों 46 पे, याद रखने में इतनी ज़्यादा गहन वो दिकदारी आपको होने वाली नहीं है। तीसरा किसका योगदान है? वानिकी का। वानिकी का कितना योगदान है? 6.56%। तो लगभग आप माइंड में सेट करो कि 6% से 6.5% के आसपास है। और मत्स्यन का योगदान कितना है? तो मत्स्यन का योगदान आप याद करो, लगभग आधा % योगदान। ये टोटल जीवीए है 4.23 लाख करोड़, और उसका अब आप कहोगे कि मत्स्यन का योगदान मात्र 0.51% है, लेकिन आप ये देखो कि राजस्थान एक कोस्टल स्टेट नहीं है, ये समुद्र किनारे नहीं है, इसके बावजूद यहाँ पे मछली पालन हो रहा है। यानी सरकार के प्रयासों से मछली के जो बीज वगैरह प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है, इसके कारण ये मत्स्यन क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है लगातार।
ठीक है, और ये आधे % से ज़्यादा हो गए हैं। कल को अगर ये 1 या 2% हो जाता तो जीडीपी को कितना बूम मिलेगा इससे, है ना। और तो वानिकी का योगदान लगभग 6.5 और मत्स्यन का लगभग आधा 0.51%। क्लियर हो गया, ये बात आपको याद हो गई। एक बार फिर से देखते हैं, लास्ट में आधा मिनट में कर लेते हैं। कृषि और संबंध क्षेत्र का जीवीए का आकार कितना है? प्रचलित कीमतों की बात कर रहे हैं, 4.23 लाख करोड़। ये 4.23 लाख करोड़ किन किन सब सेक्टर से मिलकर बना है? फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्यन। सबसे ज़्यादा पशुधन का योगदान 46.77%, उसके बाद में फसल का योगदान 46.17%, उसके बाद में वानिकी का योगदान 6.56% और लगभग 0.51% योगदान किसका है? 0.51% कह दो चाहे आधा % कह दो, योगदान किसका है? ये मत्स्यन का है। क्लियर हो गया, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखो, वृद्धि के संदर्भ में कृषि और संबंध क्षेत्र की कीमतों में 2024-25 में 23-24 की तुलना में 5.05% की वृद्धि हुई है। हमने पढ़ा था कि स्थिर कीमतों पे कितनी वृद्धि हुई है? 5.05% की वृद्धि हुई है कृषि और संबंध क्षेत्र में। अब कृषि और संबंध क्षेत्र इतना बड़ा पड़ा, उसे एग्रीकल्चर सेक्टर ही मान लो एक तरीके से, ठीक है। कितनी स्थिर कीमतों पे वृद्धि? 5.05%। प्रचलित कीमतों पे कितनी वृद्धि हुई है? प्रचलित कीमतों पे, तो प्रचलित कीमतों पे वृद्धि हुई है 11.44%। 11.44% प्रचलित कीमतों पे वृद्धि हुई है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब जो स्थिर कीमतों पे वृद्धि हुई है, वृद्धि देख रहे हैं हम स्थिर कीमतों वालों पे, ठीक है। स्थिर कीमतों पे जो वृद्धि हुई है उसमें हमने देखा कि कृषि के 4 क्षेत्र हैं। एक तो पशुधन, एक फसल, एक वानिकी और चौथा मत्स्यन। अब ये कह रहा है कि ओवरऑल परसेंटेज ग्रोथ स्थिर कीमतों पर कृषि और संबंध क्षेत्र की 5.05% है, लेकिन जो पशुधन क्षेत्र है उसका वृद्धि % कितना है? पशुधन का वृद्धि % है 5.43%, सॉरी 5.43%। फसल का वृद्धि क्षेत्र 4.73% और वानिकी का वृद्धि % 3.76% और मत्स्यन का वृद्धि % देखोगे तो इतना शानदार है 25.89%। अब आप कहोगे कि क्या हमें ये डाटा याद रखना है? देखिए, एग्जाम है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन याद करने की भी एक लिमिट होती है समय के हिसाब से। हमें क्या याद करना है? जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी हमारे पास याद करने की एक लिमिट है। हमारे पास एक बैग है मान लीजिए, तो हम उसमें क्या रखेंगे? सबसे ज़रूरी सामान सबसे पहले रखेंगे, और उसके बाद में अगर कुछ आ जाता है एक्स्ट्रा चीज़ें भी तो वो अलग बात है। तो वही कहानी यहाँ पे है। तो सबसे ज़रूरी फैक्ट है वो हमें याद रखने हैं। उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सोख सकते हैं डेटा को, उतना हमें सोखना है, लेकिन उतना ही सोखना है जितना हम एग्जाम में उस डेटा को वापस उगल सकें। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है? हाँ, तो अब इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है, जो कृषि और संबंध क्षेत्र में जो 4 सब क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वृद्धि वाला क्षेत्र कौन सा है? यह है मत्स्यन। कितनी वृद्धि हुई है? 25.89%। और सबसे कम वृद्धि किसमें हुई? वृद्धि तो सब में हुई है, सबसे कम वृद्धि किसमें हुई है? ये हुई है वानिकी में। उसके बाद में मतलब सबसे कम वानिकी में वृद्धि, वानिकी के बाद में फसल में वृद्धि, फसल के बाद में पशुधन में वृद्धि, और पशुधन के बाद में सर्वाधिक वृद्धि किसमें है? मत्स्यन में। क्लियर है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? अब ये मत्स्यन वाला अगर आप जैसे मान लीजिए एग्जाम में जो ग्राम सेवक या वीडियो वाली एग्जाम है उसमें फैक्ट बेस्ड प्रश्न आएंगे। अब आपको फैक्ट को पढ़ना है ध्यान से। जैसे एक फैक्ट ऐसे बना दिया कि
राजस्थान के जीवीए में स्थिर कीमतों पे वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक मत्स्य उपक्षेत्र की रही है। तो ये कथन सत्य होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सत्य होगा ना? हाँ, बिल्कुल सत्य होगा। क्लियर है? अब एक डेटा हम फिर से रिवाइज करते हैं कि टोटल जीवीए कितना है? 4.23 लाख करोड़। 4.23 लाख करोड़ बना किसे? सर्वाधिक योगदान किसका है? पशुधन का 4.77, फसल का नहीं 46.77, फसल का 46.17, वानिकी का 6.56 और मत्स्यन का 0.51। क्लियर है? उसके बाद में हमें कहा कि वृद्धि दर कितनी है, तो स्थिर कीमतों पे 5.05% है कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर, और जो अपनी इस प्रचलित कीमतें हैं उस पर 11.44% वृद्धि है। प्रचलित पे 11.44 किया ना। अब स्थिर कीमतों पे वृद्धि दर सब सेक्टर वाइज देखूं तो इसमें सर्वाधिक किसकी है? मत्स्यन की 25.89, फिर पशुधन की 5.43, फसल की 4.73 और वानिकी की 3.76। क्लियर है? आगे चल पड़े? ठीक है साहब, आगे चल देते हैं। अभी देखो हम कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कृषि क्षेत्र में जो सबसे उपयोगी चीज क्या है? कृषि करने के लिए कृषि भूमि होनी चाहिए। अब राजस्थान का जितना भी लैंड एरिया है उस लैंड एरिया का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, वो एक डेटा होता है भू उपयोग सांख्यिकी, और ये 2023-24 का डेटा आर्थिक समीक्षा 2024-25 में दे रखा है। इस डेटा को हमें नवीनतम डेटा है, इसको हमें याद रखना है। अब इसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैटेगरीज में ये बांटा गया है। अब कौन सी कैटेगरी? अब एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में, ये वीडियो वाले एग्जाम नहीं, बहुत सारे जितने भी एग्जाम हैं उनमें लगभग में ये प्रश्न आया है। यानी RMSS भी बोर्ड है उसका फेवरेट टॉपिक है कह सकते हैं। तो ये हमें एग्जैक्ट कंटेस्ट होना चाहिए। कंटेस्ट होना चाहिए मतलब कंटेस्ट होना चाहिए। कंटेस्ट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपको माइंड में ये होना चाहिए कि इसका इतना, इस देख के आप अंदाजा लगा सको कि वहां तो विकल्प रहेंगे। अब देखो राजस्थान की जो कुल भूमि रिपोर्ट की गई है वो 342.74 लाख हेक्टेयर है। कितनी रिपोर्ट की गई है? 342.74 लाख हेक्टेयर। अब राजस्थान की टोटल भूमि है वो 342.74 लाख हेक्टेयर है। उसमें से जो सर्वाधिक भूमि काम आ रही है वो हमें पता है कृषि के लिए काम आ रही है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, अब हमें बताना है कि कितनी काम आ रही है। तो जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो कितना है? वो है 53.10%, आधे से भी ज्यादा। अब 53.10 का मतलब है आपको शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान का जो कुल रिपोर्ट की गई भूमि 342.74 लाख हेक्टेयर है, उसका 53.10% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। कितना है? 53.1%। क्लियर है? आगे चले। उसके बाद में है वानिकी। वानिकी के लिए कितनी भूमि उपयोग कर रहे हैं? तो जैसे कि हमने जो रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें हमें बताया गया कि राजस्थान के 8% क्षेत्र पे वन है, ठीक है ना। तो 8.13% एरिया केस में आता है वानिकी में। वानिकी वाला कितना ले रखा है? 342.74 लाख हेक्टेयर का 8.13% एरिया किस में आता है? किस कैटेगरी की भूमि है? वो वानिकी क्षेत्र के लिए उपयोग में ली जा रही भूमि है। एक कैटेगराइजेशन होता है कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि। अभी ये हेडिंग है कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि। इस हेडिंग में कितनी भूमि आएगी? तो कृषि के अतिरिक्त जो अन्य उपयोगी भूमि है वो है 5.93%। कितनी है? 5.93% भूमि है वो कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि के रूप में काम में आ रही है। क्लियर है? वानिकी में कितनी आ रही है? 8.13% भूमि। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि 5.93%। अगला कैटेगरी है ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि। ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि कितनी आती है? तो ये आती है 6.89%।
6.89%। कृषि ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि, यानी ऐसी भूमि जो ऊसर है और कृषि अयोग्य है, कितनी है? 342.76 लाख वर्ग हेक्टेयर का 6.89% ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि है। क्लियर है? अब डेटा हमें ये याद रखना है, वापस कब पहुंचेंगे? इतना सारा सिलेबस था, इतना बड़ा सिलेबस है, आप ये सोच के डेटा को मत पढ़ो क्योंकि हम इस डेटा पे वापस आएंगे। आप ये दिमाग में यही रखो कि भाई आज पढ़ लिया तो पढ़ लिया, आगे आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, इसलिए आज ही इसको क्लियर करके चलो। ये सोचो कि अब तो एग्जाम में ही ये डेटा आएगा, तो उस तरीके से आपको अपने माइंड को सेट करना है, तैयार रखना है, मौजूद रखना है। क्लियर है? आगे चलें। स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि। एक कैटेगरी होती है स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि, यानी गोचर भूमि और चारागाह भूमि कह सकते हैं। तो इसमें कितनी भूमि आ रही है? तो गोचर भूमि और चारागाह भूमि में कितनी भूमि आ रही है? 4.81%। 4.81%, 481% है ना, 4.81% है वो किस में आ रही है? स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि में। ठीक है। अगली कैटेगरी है वृक्षों के झुंड और बाग। ये कैटेगरी में सबसे कम क्षेत्र रखने वाला है। ये मात्र वृक्षों के झुंड और बाग कितने? वृक्षों के झुंड और बाग का मतलब क्या होता है? जैसे अपने स्मृति वन हो गया, जैसे मान लीजिए अपना कोई पार्क हो गया, इस तरह के जो एरिया है ना वो इस कैटेगरी में। तो ये पूरी जो भू उपयोग सांख्यिकी है उसमें जो रिपोर्ट की गई भूमि है उसका मात्र 0.11% इस कैटेगरी में आता है। ठीक है। उसके बाद में देखो बंजर भूमि। देखो राजस्थान एक रेगिस्तानी बाहुल्य इलाका है, रेगिस्तानी नहीं है राजस्थान में। राजस्थान में नदियाँ भी है, झीलें भी है, पर्वत भी है, माउंट आबू भी है, ठीक है, सांबर झील भी है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा हमारा बंजर भूमि में कैटेगराइज किया हुआ है। कितना? लगभग 10.26% भूमि। 10.26% भूमि है हमारी, एक बहुत बड़ी। जैसे मैं कहूँ कि 342 लाख हेक्टेयर टोटल एरिया है, तो इसका 10% कितना हो गया? लगभग 34 लाख हेक्टेयर हो गया। 34 लाख हेक्टेयर कितना होता है? अब इस भूमि का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये तो अनुपयोगी है, बंजर है, इसका उपयोग करके हम इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, सोलर पार्क लगा सकते हैं। अगर इसका उपयोग करने शुरू कर दिया जाए सही दिशा में, तो राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। तो सरकार का ध्यान इस तरफ है, बिल्कुल है, क्योंकि सोलर पार्क वगैरह इधर डेवलप कर ही रहे हैं। तो 10.26% भूमि है वो बंजर भूमि में काउंट होती है, 10% से भी ज़्यादा है। आप माइंड में एक चीज़ याद रखो, एक ही चीज़ याद रखो, बंजर भूमि तो माइंड में स्ट्राइक हो ही जाएगी। बंजर भूमि कितनी है? 10.25%। बस 10.25 10.26 में कोई फ़र्क नहीं है। बंजर भूमि का शब्द माइंड में आते ही क्या आ जाएगा? 10.25। बंजर भूमि 10.25। इस तरह से सेट कर लो। क्या सेट करोगे? बंजर भूमि 10.25 हो जाएगा ना सेट? हो गया सेट? ठीक है। एक हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.10 और बंजर भूमि 10.25। बंजर भूमि 10.25 और शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 53.10% एरिया। अब देखो चालू पड़त भूमि। पड़त भूमि का मतलब क्या होता है? कि वो भूमि जिस पे खेती की जाती है नॉर्मली, लेकिन इस बार नहीं की गई है, और एक दूसरी प्रकार की अन्य पड़त होती है, मतलब उसमें 2-3 सालों से खेती नहीं की गई है। तो चालू पड़त और अन्य चालू पड़त भूमि। तो अन्य चालू पड़त भूमि का जो एरिया है वो तो है 5.72%। 5.72% है वो अन्य चालू पड़त में आता है, और 5.05% किस में आता है? ये चालू पड़त में आता है। अगर मैं आपके सामने लिखूं 5.05%, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? दो चीजें आनी चाहिए। एक तो चालू पड़त आ गया, ठीक है, चालू पड़त। एक डेटा और क्या है? पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले जो ये लेसन पढ़ रहे हैं, इसी में से उठाया हुआ, इसी में से है वो चीज़। क्या चीज़ है? क्या कोई वृद्धि दर जैसा कुछ है क्या?
क्या कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर है स्थिर कीमतों पे 5.05 ही है क्या? देख लेते हैं। देखो, वृद्धि के संदर्भ में कृषि और संबंध क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर 24-25 में 23-24 की तुलना में 5.05% की वृद्धि दर्ज की गई। तो 5.05 वाला डेटा दो जगह आ रहा है, एक तो चालू पड़त 5.05 है, एक कृषि क्षेत्र का जो वृद्धि दर है स्थिर कीमतों पे वो कितना है 5.05। अच्छा, स्थिर कीमतों पे तो कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर 5.05 है, प्रचलित पे कितना है 11.44। कितना है 11.44। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कर ले रिवाइज, आपको तो समय लग रहा है ना, कर लेते हैं यार, याद हो जाएगा। डेटा पे दोबारा आए ना आए, हू नोज, कौन जानता है। अच्छा, कुल रिपोर्ट की गई भूमि कितनी है? 3.42 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक किस कैटेगरी में दिया गया है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 53.10%। एक डेटा जो याद होना ही होना था, 10.25 वाला, किस के लिए था वो? 10.25 वाला बंजर के लिए था। एक डेटा जो याद रखने वाला है 5.05, किसके लिए है? चालू पड़त के लिए है। ये बताओ, चालू पड़त है या अन्य चालू पड़त है, इसमें से ज़्यादा कौन सा है? चालू पड़त और अन्य चालू पड़त में ज़्यादा एरिया किसका है? अन्य चालू पड़त का है, ना कि चालू पड़त का। तो ये कितना है 5.72%। वानिकी का याद है क्या किसी को? वानिकी कितना एरिया कवर करती है, याद है क्या किसी को? याद आ रहा है क्या? बता दो फिर, कितना है? 8.13% है क्या? वानिकी 8.13% है क्या? बता दो। ठीक है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि कितना है? 5.93। मुश्किल हो रही है याद करने में, कोई बात नहीं। जॉब में भी बहुत सारी मुश्किलें होंगी, ग्राम सेवक की जॉब ही ऐसी है। प्यार भी खूब मिलेगा, गालियां भी खूब मिलेगी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप सबको सेटिस्फाई थोड़ी कर सकते हो लिमिटेड रिसोर्सेज से। आपको उसको सेटिस्फाई करना है, उसकी सेवा करनी है जो सर्वाधिक पात्र है, सबसे गरीब है। कोई गरीब बुढ़िया है, 6 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, नॉलेज है नहीं, कोई पढ़ा लिखा परिवार में है नहीं, आपके पास लिस्ट है, इन पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही है। आप चाहो तो उस बुढ़िया के घर जाके उसकी केवाईसी कर सकते हो, वार्षिक सत्यापन कर सकते हो। आप पे डिपेंड करेगा ना। एक बाद में रसूखदार बंदा कहता है मेरे घर आके वेरीफाई कर, आपको उससे नाराजगी भी लेनी पड़ेगी। आप उन गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहोगे। आप पे डिपेंड करता है, आप जी हुजूरी करते हो या जनता की सेवा करते हो। एक चैलेंजिंग जॉब है वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी कह दो, वीडियो कह दो, ग्राम सेवक कह दो, आपको सेवक जी कहेंगे वहां पे, ठीक है ना। सचिव जी तो नहीं कहेंगे, राजस्थान में सेवक जी कहने वाले हैं, और बड़ा प्यारा नाम है भाई, अच्छा लगता है। उसके बाद में ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि, ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि कितनी है? 6.89%। कितनी है? 6.89%। स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि, चारागाह और गोचर में कितनी जा रही है? 4.81% जा रही है। स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि कितनी है, याद करो। अच्छा, वृक्षों के झुंड और बाग, ये तो याद रह गया ना, याद रह गया ना भाई। 0.11%, 0.11% है वृक्षों के झुंड और बाग। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपसे 3 ही पूछूंगा, इनमें से कोई भी 3 पूछ लूंगा, आपको फटाफट सोचना अपने दिमाग में, लिखना कहीं नहीं है। मैंने आपको बताया था कि पार्टी लेके आनी है, वो प्रोसीजर बताई थी ना पिछले वीडियो में, ले आए क्या आप?
एक पार्टी ले आओ, जिसको जो मार्कर से लिखते हैं ना वो वाली पार्टी 20-30 रुपए की आएगी, और एक जो स्केच कलर होता है उसमें जो मिटाने वाली स्याही होती है वो डाल के उसको तैयार कर लो, उसको दो कोई, और उस एक सूखा कपड़ा रखो, डेटा को लिखते रहो, मिटाते रहो, लिखते रहो, मिटाते रहो, डेटा छप जाएगा माइंड में, विश्वास करो। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको एक अगले वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि इस कैसे उपयोग करना है इसका। वृक्षों के झुंड और बाग कितने हैं? 0.11%। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? तो 53.10। अब मैंने कहा था कि मैं आपसे 3 के पूछूंगा, कोई से भी 3 के पूछ लूंगा। एक इजी वाला पूछूंगा, एक मीडियम वाला पूछूंगा। अब आप बताओ, ये बताओ आप, अन्य चालू पड़त भूमि कितनी है? अन्य चालू पड़त भूमि कितनी है बताओ। बोला ना 5.72 है क्या? सही बात है। ठीक है, अब की बार थोड़ा जल्दी बताना। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि 5.93। क्लियर है? अब एक सिंपल सा पूछ लेता हूं, वृक्षों के झुंड और बाग बता दो। वृक्षों के झुंड और बाग, ये याद है आपको? 3 डेटा तो आपको याद है, बंजर वाला याद है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र याद है, और चालू पड़त याद है, और तीसरा वृक्षों के झुंड और बाग भी याद है। 0.11%। क्लियर है? आगे चल सकते हैं ना? ये तो क्लियर ही हो गया, मेरे हिसाब से तो हो गया। अब आप पे डिपेंड करता है हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखो, हमने पढ़ा कि भू उपयोग सांख्यिकी। अब भू उपयोग सांख्यिकी के बाद में हम देखते हैं प्रचलित जोत धारक, यानी राजस्थान में कितने खेत हैं, उन खेतों की साइज क्या है, खेत किसके हैं, महिलाओं के हैं कि पुरुषों के हैं, किसके खेतों की संख्या बढ़ रही है, खेतों का टोटल एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये सारी बातें हैं। हाँ आता है आपको, बड़े आदमी हो आप, ज्ञानी आदमी हो, आता है, रिवाइज हो जाएगा। डेटा है, कभी भी धोखा दे जाता है कि नहीं? अब देखो 2015-16 की जो कृषि गणना है उसी का डेटा हमारे पास में, उसके अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 76.55 लाख। यानी राजस्थान में टोटल खेत कितने हैं? 76.55 लाख खेत हैं। कितने हैं? 76.55 लाख खेत हैं। कितने खेत हैं? 76.55 लाख। अब ये कब का डेटा है? 2015-16 के अनुसार कृषि गणना हुई थी 2015-16, उसके अनुसार है 76.55 लाख। लेकिन इससे पहले एक कृषि गणना 2010-11 में भी हुई थी, उसके अनुसार खेत थे 68.88 लाख। अब ये आपको याद नहीं रखना है, ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप कंपैरिजन कर सको। उससे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि खेतों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्या हो रही है? खेतों की संख्या, खेतों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब ये परसेंटेज में कितनी बढ़ गई? तो ये देखो 68.88 लाख से 76.55 लाख हो गई, तो ये परसेंटेज में 11.14% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 11.14% बढ़ गई। कितनी? 11.14% बढ़ गई। ठीक है, कितनी जनसंख्या, कितनी संख्या है राजस्थान में? टोटल खेतों की संख्या 76.55 लाख। पिछली बार के 2010-11 की जो कृषि गणना है उसके अनुसार बढ़ी है कि घटी है? उसके अनुसार बढ़ी है। कितनी परसेंट बढ़ी है? तो खेतों की संख्या 11.14% बढ़ी है। कितनी? 11.14% बढ़ी है। क्लियर है? अब देखो आगे देखते हैं। अब राजस्थान में जो खेत है ना, अब खेत है उनकी साइज अलग अलग होती है। खेतों की साइज अलग अलग होती है। कौन कौन से टाइप के खेत होते हैं? सॉरी,
थोड़ा सा डेटा मिसबिहेव करने लग गया है, शायद नाराज चल रहा है। सही है, ठीक है। अब राजस्थान में खेतों के प्रकार देखते हैं। तो 5 प्रकार के खेत होते हैं। एक होता है बड़ी जोत, एक होती है मध्यम प्रकार के खेत, एक अर्ध मध्यम, एक लघु, एक सीमांत। अब अपन कहते हैं लघु और सीमांत किसान। लघु और सीमांत किसान कौन है? जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम हेक्टेयर से कम भूमि है। जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम भूमि है ना, उनको क्या कहेंगे? लघु और सीमांत। तो इसमें हम पढ़ा 1-2 शब्द लिखे हमने, लघु और सीमांत। तो इसमें देखो लघु का मतलब क्या होता है, सीमांत का मतलब, ये भी फर्क है। अगर किसी व्यक्ति के पास में 1 हेक्टेयर से कम जगह है तो उसको तो कहेंगे सीमांत किसान, और किसी व्यक्ति के पास में अगर 2 हेक्टेयर से कम जगह है तो उसे हम कहेंगे लघु किसान। ठीक है, तो ऐसे खेत जो 1 हेक्टेयर से कम साइज के उसे सीमांत जोत कहेंगे। ऐसे खेत जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के मध्य के हैं, कितने? 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के मध्य के, उसे हम क्या कहेंगे? लघु खेत कहेंगे। अब एक आता है अर्ध मध्यम, यानी 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के मध्य जो खेत होते हैं उनको क्या कहेंगे? अर्ध मध्यम साइज के खेत कहेंगे। और 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के जो खेत होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम जोत के खेत कहेंगे। और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा के होते हैं उसे बड़ी जोत कहेंगे। ठीक है, तो एक कैसे याद करोगे आप? एक तो हो गया 1, एक हो गया 2, ठीक है, एक हो गया 4, एक हो गया 10, एक हो गया 10+, यानी 1 हेक्टेयर से कम वो क्या होंगे? सीमांत। 1 से लेके 2 हेक्टेयर के मध्य वो लघु, 2 से लेके 4 हेक्टेयर के मध्य अर्ध मध्यम, 4 से 10 मध्यम, और 10+ है वो बड़ी जोत। क्लियर हो गया? नाम से क्लियर है। एक बार आपको क्या करना है, इसको दिमाग में सेट कर लो बस। 1, 2, 4, 10 और 10+, इतना याद रखना है। 1, 2, 4, 10 और 10+, यानी 1 हेक्टेयर से कम सीमांत, 1 से 2 लघु, 2 से 4 अर्ध मध्यम, 4 से 10 मध्यम, और 10+ बड़े किसान, बड़ी जोत कह लो, बड़े किसान कह दो। यानी जिनके पास बड़ी जोत है, जिन किसानों के पास वो बड़े किसान, जिनके पास लघु जोत के खेत है उनको लघु किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जोत है तो उनको सीमांत किसान। बात तो वही है ना, ले दे के। अब हम क्या कह रहे हैं कि राजस्थान के जो खेत है ना, वो उसमें से किस कैटेगरी के खेत सबसे ज्यादा है? संख्या के आधार पे कितने खेत थे हमारे? 76.55 लाख खेत थे। ये यार 76.55 लाख खेत है ना। अब इन 76.55 लाख खेतों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सबसे छोटे खेत है ना उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उससे बड़े उसकी, फिर उसके बाद उसके बड़े हैं उसकी, फिर 4 नंबर पे जो मध्यम जोत है वो, और सबसे कम खेत किस साइज के हैं? सबसे कम संख्या में खेत है बड़ी जोत के। अब डेटा कितने % खेत सीमांत जोत के हैं? तो 40% खेत है वो सीमांत जोत के हैं, और 21.90% खेत है वो लघु जोत के हैं। अब प्रश्न इस प्रकार आ जाएगा, राजस्थान में कितने जोत ऐसी है जो लघु और सीमांत श्रेणी की है? तब आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 40.12 और 21.90। तो 40 और 20 कितने होते हैं? 60, 60 1 61, 62.90
62%। 62.02% खेत ऐसे होंगे जो लघु और सीमांत श्रेणी के हैं। फिर अर्ध मध्यम के कितने हैं? 18.5%। फिर मध्यम के कितने हैं? 14%। और बड़े कितने हैं? 10%। तो आपको एक इस प्रकार याद रखना है। सीमांत इसको कैसे याद रखोगे? 40, 21, 18, 14, 4। 40, 21, 18, 14, 40, फिर 21, फिर 18, फिर 14 और 4। याद करो, 40, 21, 18, 14, 4। 40, 21, 18, 14 और 4। 40, 21, 18, 14 और 4। ठीक है, याद हो गया? क्लियर है ये बात? किस प्रकार के खेत राजस्थान में सर्वाधिक है? अब क्लियर हो गया ना ये बात? तो अब एक बात बताओ, जैसे आपके दादाजी के पास 100 बीघा जमीन थी, तो आपके दादाजी किस श्रेणी के किसान थे? आपके परदादाजी के पास, मान लो आपके परदादाजी के पास 100 बीघा जमीन थी, किस श्रेणी के किसान थे? 100 बीघा जमीन का मतलब हो गया लगभग 12 हेक्टेयर। आपके दादाजी के पास में 12 हेक्टेयर ज़मीन थी। 100 बीघा ज़मीन 12 हेक्टेयर के आसपास मान लो, 12 अंटा 96, 12 मान लो 12 हेक्टेयर। वो बड़े बड़े किसान थे, बड़ी जोत थी उनके पास में। अब आपके पिताजी और कितने भाई है? 3 भाई है या 2 भाई है? 2 भाई है। तो इसको इस तरह से देखते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। थोड़ा ये टेक्निकली बिहेव ढंग से नहीं कर रहा है सिस्टम, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लेकिन ये आपको सोचने का समय भी दे रहा है साथ में, ताकि आप डेटा को मतलब सही तरीके से एब्जॉर्ब कर सको, ताकि जब उपयोगी हो तब सही तरीके से उसका काम हो सके। अब मैंने कहा आपके दादाजी के पास 12 हेक्टेयर खेत था। दादाजी, उनके 2 पुत्र थे, आपके पिताजी और आपके चाचा जी मान लो। तो ये किस श्रेणी किसान थे? तो बड़े जोत के किसान थे। 10 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ी जोत के हो गए। अब 2 भाई है तो 6-6 हेक्टेयर जगह आएगी। तो आपके पिताजी और चाचा जी किस श्रेणी के किसान हो गए? ये हो गए आपके मध्यम जोत के। अब आपके चाचा जी की तो उसको छोड़ते हैं, आपको लेते हैं। अब आप हो 2 भाई, ठीक है? तो आप 2 भाई हो तो आपकी कितनी जगह आएगी? 3-3 हेक्टेयर आएगी। तो आप किस श्रेणी के किसान हो गए? अर्ध मध्यम के हो गए। अब मान लीजिए आपके 2 पुत्र हुए, अब उनके 1.5 हेक्टेयर जगह आएगी। तो आपके पुत्र किस श्रेणी के किसान हो जाएंगे? लघु जोत के। और मान लीजिए कल को उनके भी 2-2 पुत्र हो गए, तो ये आपके पुत्रों के जो पुत्र होंगे वो किस श्रेणी के किसान होंगे? वो सीमांत जोत के होंगे। 0.75 हेक्टेयर आएगी। समझ गए ना? इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ रही है, जोतों के आकार कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? जो बड़े जोत के आकार के खेत हैं उनकी संख्या कम होगी, छोटे जोत के आकार के खेतों की संख्या बढ़ती जाएगी। क्लियर है ना? अब इस चीज को कैसा परिवर्तन हुआ है ये देखते हैं। पिछले 5 सालों में बड़े जोतों की संख्या 2010-11 की तुलना में 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम और मध्यम आकार के वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है। सीमांत, लघु, मध्यम और अर्ध मध्यम के जो 4 श्रेणी के जो खेत है ना, इनकी सब में वृद्धि हुई है। सीमांत की भी, लघु भी, अर्ध की और मध्यम की भी वृद्धि हुई है। ठीक है? और कमी किसमें हुई है? कमी हुई है बड़े आकार के जोतों में, यानी सबसे बड़े आकार 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले हैं ना, इनमें कमी हो रही है।
बाकी जो चारों कैटेगरी है उसमें वृद्धि हो रही है। बड़े आकार की जोतों की संख्या में 11.14% की कमी हो रही है। ठीक है, अब इसका कारण क्या प्रतीत होता है? संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार नहीं रह रहे हैं तो उनका विघटन हो रहा है, तो इस कारण। अब ये तो जोतों की संख्या तो मान लो कि भाई पीढ़ियों के कारण हो रही है, पर संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण हो रही है, लेकिन क्षेत्रफल में भी कमी हो रही है। क्षेत्रफल में भी कमी हो रही है। क्षेत्रफल में कमी होने का कारण क्या है कि जो खेती वाली जमीन थी ना, उसका उपयोग हम अन्य क्षेत्र में कर रहे हैं, उसका उपयोग अन्य सेक्टर में कर रहे हैं। तो इस कारण क्या हो रहा है, उसमें थोड़ी कमी, इसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं, थोड़ी बहुत कमी, क्योंकि सरकार इस पर थोड़ा सा लगाम रखती है। तो 2010-11 में जो कुल क्षेत्रफल 211 लाख हेक्टेयर था, अभी हम कितना पढ़ रहे हैं? 208.73 लाख हेक्टेयर रह गए हैं 2015-16 में। कितना है? खेतों की कुल जोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टेयर, 208.73 लाख हेक्टेयर। और ये प्रतिशत में कितनी कमी हुई है? 1.24% की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 1.24% की इसमें कमी हुई है। अब देखो, अब ये बताओ सबसे ज्यादा वृद्धि किस में होगी? एक जो बड़े आकार के जोत है उसमें तो कमी हो रही है। ठीक है, 2015-16 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम आकार के जोतों के क्षेत्रफल में क्रमशः 19, 10 और 5% की वृद्धि हुई है। अब ये क्या कह रहा है कि वो तो हम किस में कह रहे थे, जो जोतों की संख्या है उसकी बात कर रहे थे कि जोतों की संख्या में जो 4 कैटेगरीज है, सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम और मध्यम, इन चारों में वृद्धि हुई है और बड़ी जोत में कमी हुई है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में इन 3 के तो में वृद्धि हुई है। अगर क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो ये यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको। और ये मध्यम जोत के और लघु जोत के जो क्षेत्रफल है इसमें कमी हुई है। इसकी संख्या में तो कमी हो गई, मतलब वृद्धि हुई है, लेकिन इसका जो एरिया था, पहले जितना भी एरिया मध्यम जोत में आता था वो एरिया घट के कम हो गया है, क्योंकि वो जो मध्यम जोत वाला का डिवीजन हुआ तो वो किस में चला गया? अर्ध मध्यम में चला गया। अब इससे संख्या तो इससे बड़ी है, लेकिन इसका इनका दोनों का एरिया क्या हुआ है? कम हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो जोतों का जो क्षेत्रफल है उसमें कितने % की कमी हुई है? 1.24% की कमी हुई है। अब एक डेटा जो हमें याद रखना है, सबसे ज़रूरी डेटा, सबसे महत्वपूर्ण डेटा है ये हमें याद रखना ही रखना है। इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं चाहिए। एक प्रश्न बनता है एग्जाम में, अगर आप दिशा वाली किताब पढ़ रहे हैं, देखो दिशा वाली किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। एग्जाम में से 80-90% प्रश्न वहाँ से मिल जाएंगे। वीडियो वाले में तो एग्जाम में क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि जो प्रश्न है वो थोड़े से वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है उसका जो डेटा है वो लगातार परिवर्तित होता है, तो इस कारण यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। लेकिन अगर आप पटवारी या अन्य कोई एग्ज़ाम है, हालांकि दिशा वाली जो किताब है उसका डेटा वीडियो के एग्ज़ाम में भी उतना ही उपयोगी है जितना अन्य एग्ज़ाम में है, लेकिन वीडियो के एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो वोलेटाइल डेटा है उसको भी स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। जो हम सीरीज़ ये शुरू कर रहे हैं ना, ये सीरीज़ यहाँ पे उपयोगी होगी। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है कि राजस्थान में जोतों का औसत आकार कितना है, ये है 2.73 हेक्टेयर, जो पिछली बार 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था। 3.07 हेक्टेयर था। इसका मतलब क्या है, जोतों का जो औसत आकार है उसमें भी कमी हुई है। कितनी? 11.07%। तो आपको ये दो डाटा याद रख लो कि जोतों का औसत आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर, और जोतों के औसत आकार में कितनी कमी हुई है, तो 11.07 हेक्टेयर की कमी हुई है। क्लियर है? ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो ये डेटा पढ़ा है हमने आज, इसको रिवीजन कर लेंगे मोटा मोटी 2-3 मिनट के अंदर। आज तो हमने थोड़ा समय लगाया है उसमें, लेकिन अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसमें अपन समय न लगाएं और फटाफट रिवीजन कर ले, ताकि
आपको डेटा याद हो जाए। अब देखो, जो हमारी आधी आबादी है उसके साथ समय ने या समय के अनुसार समाज ने उतना न्याय नहीं किया जितना करना चाहिए था। उनको बराबर अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो स्थिति है वो हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। तो ये जो खेती वाला मामला है, इसमें भी हालत उनकी उतनी अच्छी है नहीं। हालांकि अब लगातार सुधार हो रहे हैं, क्योंकि महिलाएं अपनी जो अधिकार है उनके प्रति लगातार जागरूक हो रही है। अभी देखो, राजस्थान में कुछ महिला प्रचालित जोत कितनी है? महिला प्रचालित जोतों की संख्या है 8.25 लाख, यानी 7.75 लाख। महिला प्रचालित जोत कितनी है? 7.75 लाख। 2010-11 में 5.46 लाख खेत थे महिलाओं के पास में, और 2015-16 में 7.75 लाख हो गए। इसका मतलब कितनी वृद्धि हुई है? लगभग 42% की वृद्धि हुई है। यानी महिलाओं के खेतों की संख्या है ना, महिला जोतों की संख्या में 42% की वृद्धि हुई है। महिला जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 लाख। इसमें वृद्धि पिछली बार के मुकाबले 41.94, यानी 42% की वृद्धि। अभी देखो, इनके पास में किस प्रकार के खेत ज़्यादा है? तो इनके पास में जो छोटे सीमांत खेत है ना, वही ज़्यादा है। तो इनके जो खेत है टोटल, उसमें से 49%, लगभग 50% खेत तो सीमांत खेत है, यानी 1 हेक्टेयर से कम है। लगभग 20% खेत है वो लघु खेत है। लगभग 14% अर्धमध्यम है, 11% मध्यम, और बड़े खेत मात्र 2.97% है। और इनकी बात करें, क्योंकि अभी जैसे कई प्रकार के फायदे महिलाओं को विशेषता दिए जा रहे हैं, तो परिवार वाले भी क्या कर रहे हैं? महिलाओं के नाम पे जमीन वगैरह खरीद रहे, तो उनके नाम पे खरीद रहे हैं। ठीक है। तो इनके सभी प्रकार की जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहां तो क्या हुआ था, जो बड़े आकार के जोते उनकी संख्या में कमी हुई थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैटेगरी की ले लो आप महिलाओं की, सभी प्रकार के जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है। जो महिला जोतों का संख्या कितनी थी? 7.75 लाख संख्या। और क्षेत्रफल कितना है महिला जोतों का? 13.30 लाख हेक्टेयर। कितना है? 13.30 लाख हेक्टेयर। नहीं, अभी 16.55 लाख हेक्टेयर है, सॉरी। पहले 2013 में था 13.30 लाख हेक्टेयर। अब ये बढ़ा है ना, बढ़ा है। कितना बढ़ा है? ये लगभग 24% बढ़ा है, 24.4% बढ़ा है। यानी महिलाओं की जोतों की संख्या में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है? 42%। महिलाओं के जोतों के क्षेत्रफल में वृद्धि लगभग 24.4%। क्लियर हो गया ना डेटा? अभी हमने जो डेटा देखा कि महिलाओं का जो खेत है, किस प्रकार के खेत सर्वाधिक है, तो महिलाओं के पास जितने भी खेत है उसमें 50% खेत तो क्या है? सीमांत है। लगभग 20% खेत है लघु, लगभग 15% क्षेत्र है अर्धमध्यम, लगभग 11% खेत है वो मध्यम, और बड़ी जोत के 2.97%। तो आपको ये 50% वाला डेटा और 2.97 ध्यान रखना है माइंड में। ठीक है, क्लियर है? अब बताओ आगे पढ़े या एक आधा पॉइंट राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र में, या फिर आप कहो तो स्टॉप कर दें? चलो शुरू तो कर ही लेते हैं। देखो, राजस्थान का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसको 10 खंडों में बांटा गया है। इसमें कैटेगरी बनाई गई है 1, 2, 3, 4 और 5 कैटेगरी बनाई गई है। अब इन 5 कैटेगरीज को जैसे कैटेगरी 1 है, इसके भी अलग अलग पार्ट किए गए हैं। जो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र है उसको, यानी जो शुष्क क्षेत्र है ना, उसके 3 भाग किए गए मोटा मोटी। क्या? पहला का नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। क्या नाम है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसको नाम दिया गया 1A। एक दूसरा कैटेगराइजेशन जो पहले वाले का किया गया है उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, इसका नाम दिया गया 1B। और तीसरा है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र 1C। यानी हम बात कर रहे हैं राजस्थान का जो ये वाला इलाका है ना, इसकी चूरू भी तो इसमें आता है, थोड़ा चूरू भी मान लो। ये हमारा जो एरिया है, इसको किस किस कैटेगरी में? तो इसको 1 नंबर का मतलब 1 नंबर दिया गया है।
अब इस 1 नंबर में भी 1A वाला जो पोर्शन है उसको कहा गया है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। क्या कहा गया है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कहा गया है। तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में जो पश्चिमी राजस्थान है उसके 4 जिले शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? जोधपुर, फड़ौदी, बाड़मेर और बालोतरा। इसको थोड़ा सा हम वापस इरेज करेंगे। एक नंबर हो गया जोधपुर, 2 नंबर हो गया फड़ौदी, 3 नंबर पे हो गया बाड़मेर, बालोतरा। ठीक है, ये वाला इलाका हमारा किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? ये वाला एरिया 4 जिले हैं, जोधपुर, फड़ौदी, बालोतरा, बाड़मेर। 4 ही जिले ना, देख लेते हैं। फड़ौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा। इसको नाम दिया गया 1A। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? 1A नाम दिया गया है। कौन कौन से जिले हैं? जिले बताओ। जोधपुर, चालो जोधपुर, जोधपुर से फड़ौदी अलग हुआ है, फड़ौदी, फिर बालोतरा, फिर बाड़मेर। बाड़मेर बालोतरा से अलग हुआ है, तो 2 जिले, मतलब पहले जोधपुर और बाड़मेर था ना, वो वाला पार्ट मान लो आप। याद रह जाएगा ना 1A में कौन कौन से जिले हैं? रह जाएगा याद। अब 1B में कौन कौन से जिले? गंगानगर, हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो एरिया है अपना, गंगानगर हनुमानगढ़, ये अपना श्री गंगानगर हो गया। अब श्री गंगानगर लिख रखा है और हम फिर गंगानगर बोलते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। हमें श्री गंगानगर ही बोलना चाहिए क्योंकि ये सम्मान सूचक शब्द है। हमें अपने राज्य के हर स्थान के लिए श्रद्धा रखनी आवश्यक है। ठीक है, ये डाला गया है 1B में। अपन एक पहले एक एरिया देख रहे हैं, फिर उसका नाम देखेंगे, फिर नाम के पीछे लॉजिक देखेंगे। जल्दी यार, जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर नोट्स पढ़ो, आप रिवाइज करो, तब आपको फटाफट 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में एक टॉपिक करना है। लेकिन जब आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, उसको थोड़ा सा प्यार से पढ़ लिया करो यार। तो 1B में आ गया गंगानगर, हनुमानगढ़। और फिर है अपना 1C, इसमें बीकानेर, जैसलमेर, चूरू का आंशिक क्षेत्र। तो एक तो हो गया अपना बीकानेर, बीकानेर, 1C, एक जैसलमेर और एक चूरू का आंशिक क्षेत्र। ये इस तरह से मान लो आप, ये 1C का इलाका है। पहले जो राजस्थान का जो नया मैप बना है ना, इसके कारण थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है, जो बाकी तो ये जुड़ा हुआ रहता आपस में। ये 1C में डाला है इन्होंने। ठीक है, तो 1A में कौन कौन से आ गए? फड़ौदी, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर आ गए। 1B में कोई दिक्कत ही नहीं है, गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी वाले 2 जिले आ गए। 1C में चूरू, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 1A का नाम क्या दिया गया है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। शुष्क पश्चिमी, ये वाला जो है, इसको नाम दिया गया शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। फड़ौदी, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर को शुष्क पश्चिमी, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र है, पश्चिमी एरिया में, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप कहोगे कि तो यार शुष्क तो ये वाले भी है, लेकिन इसका नाम अलग क्यों? क्योंकि इसका नाम का कारण आप देखोगे तो पता चल जाएगा। उत्तरी पश्चिमी सीमांत मैदान, सिंचित मैदानी क्षेत्र। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी IGNP आई हुई है ना, इसके कारण ये एरिया अच्छे से सिंचित है ना, तो इस कारण इसका नाम दे दिया उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। ये ऊपर वाले 2 जिले हो गए, गंगानगर, हनुमानगढ़।
और तीसरा है अति शुष्क। अति शुष्क आंशिक सिंचित, यानी शुष्क तो थोक में और सिंचित है आंशिक, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर यहाँ पे भी आई है, यहाँ मतलब एक सी जैसलमेर तक पहुंची है ना, बीकानेर में तो पहुंची है। तो एक सी में शुष्क तो थोक में और आंशिक सिंचित है। कौन कौन से? चूरू, बीकानेर और जैसलमेर, 3 जिले हो गए। अब इसके जो प्रतिनिधि फसलें हैं, कौन सी फसलें? तो देखो, शुष्क जो पश्चिमी उत्तरी वाला जो एरिया है, जो अपना जो सिंचित वाला है, उसमें कपास और ग्वार अच्छे से होता है खरीफ में। कपास को याद रखो आप। और वहाँ पे गेहूं, सरसों और चना होते हैं। तो गेहूं सरसों तो चलो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जो मोटा मोटी सबसे इंपॉर्टेंट गेहूं, सरसों, चना उत्तरी सिंचित में। गेहूं तो तीनों में आ रहा है, देखो गेहूं तीनों में आ रहा है, सरसों तीनों में आ रही है, यहाँ पे जीरा आ रहा है। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यानी जोधपुर बलोत्रा वाला एरिया है ना, यहाँ पे जीरे का उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है, किसका? जीरे का। लेकिन इधर चना कम होता है, चना नहीं है इसमें। तो इतना इसको पेचीदगी मत रखो आप, इतना याद रखो कि इसमें कपास इंपॉर्टेंट है। बीकानेर में मोट इंपॉर्टेंट है, बीकाजी भुजिया मोट से ही बनती है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो जोधपुर वाला इलाका है, यहाँ पे तिल इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो। खरीफ की फसलों में तिल, कपास, मोट याद रखो। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, कल के वीडियो में हम इसे एक तो इसको रिवाइज कर लेंगे फिर से, बाकी पहले पढ़ा डेटा उसको भी 1-1, 2-2 मिनट में रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक कर देना चैनल को यार। ठीक है, ठीक है सब। ग्राम सेवक जी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ग्राम सेवक जी।